अब देखो लास्ट क्लास तक हमने टेंजेंट्स नॉर्मल्स पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, क्वेश्चंस करे डील और उस बेसिक सेंस को समझा कि इसके सारे क्वेश्चंस में जो मेन अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअली इतनी सी है कि हमें समझ में आ जाए कि टेंजेंट या नॉर्मल एक्चुअली लाइन की इक्वेशन है। तो जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेस करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि एग्जैक्टली यही स्टोरी है जिसको लोग सही तरीके से डील नहीं कर पाते, तो वो ब्लॉक होते हैं। तो चलो आज वाली क्लास में क्या करते हैं कि अब इसी बात को इंप्लीमेंट करते हैं अब एक नई कहानी के साथ। अब एक बिल्कुल एक सेपरेट बहुत सिंपल सी बात है जो अभी वाली क्लास में डिस्कस करनी है, फिर उसी पर डायरेक्टली लाइन से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो पहले केवल ये पॉइंट इजी सा ऑब्जर्व करो। अब हमें वो क्वेश्चन देंगे कि दो कर्व्स के बीच का एंगल निकाल दो। तो अब अगर मान लो हमें कोई बोले कि दो कर्व्स के बीच का एंगल अगर निकाल दो, तो एक्चुअली उस बात को डील कैसे करना है, बहुत इजी सा पॉइंट है, बस केवल इस बात को क्लैरिटी में समझना। हमें अगर मान लो दो कर्व्स गिवन है, सिंपली हमें दो कर्व्स मान लो दिए गए, ये एक कर्व और ये एक और कर्व। हमें कहा गया कि इन दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो जिस पॉइंट पे दोनों ये कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें विजिबल है कि वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो हमें कहा गया कि इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जिस पॉइंट पे दोनों कर्व्स मिलते हैं उस पॉइंट पे दोनों के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है उस पॉइंट पे जो दोनों के इंडिविजुअली टेंजेंट्स बनेंगे। अब देखो एक कर्व का टेंजेंट ये लाइन बनी, दूसरे वाले कर्व का टेंजेंट ये लाइन बनी। जिस दो कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब उस पॉइंट पे दोनों के जो टेंजेंट्स बनते हैं उनके बीच में आने वाला एंगल। तो इस पॉइंट पे इस वाले कर्व का टेंजेंट ये रहा, इस पॉइंट पे इस वाले कर्व का टेंजेंट ये रहा, तो जो एंगल हमें चाहिए वो ये एंगल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो सिंपल सा लॉजिक हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि अगर मान लो जिस पॉइंट पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ये है। दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले बस हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने इन जनरल इन क्वेश्चंस में यहाँ से शुरू करना है। तो अगर हमें वो पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर हम क्या करें कि दोनों कर्व्स का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लें। मान लो पहले वाले कर्व का हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करा, एक कर्व मान लो सिंपली C1 और एक कर्व C2 है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करा C1 का एट x1 I1, वो मान लो कि M1 है, और ऐसे ही हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करा दूसरे कर्व C2 का उसी पॉइंट के ऊपर, और वो मान लो कि M2 है। तो अब जैसे ही हमने ये बनाया, अब हमें समझ में आता है कि अगर हमने इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो एक्चुअली इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है। और रिकॉल करो कि हमने कभी 11th में स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना तो पहले से करा हुआ है। वो सिंपली tan थीटा क्या हो जाता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एग्जैक्टली बस यही बात है जो हमारे काम की है। अगर हमें दो कर्व्स के बीच में एंगल निकालने को कहा जाए तो हमें ये क्लैरिटी है, याद रखना, बिल्कुल याद रखना। हमारा अब इस वाले क्वेश्चन में वर्किंग का तरीका क्या होगा, हमें कोई दो कर्व्स देके बोलेगा कि इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। सबसे पहले हमारे माइंड में फोकस आएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्यों, पहले पता करो कि किस पॉइंट पे दोनों कर्व्स मिल रहे हैं, उस पॉइंट पे फिर दोनों के टेंजेंट्स का स्लोप निकालो। देखो पहले वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाला डी वाई बाई डी एक्स, दूसरे वाले कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाला उसका डी वाई बाई डी एक्स करके, वो आ गया m2। अब मुझे m1 m2 के बीच में एंगल निकालना है, तो उसका तो हमें फॉर्मूला नोन है, tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो नोटिस करो कि जो लॉजिक इन्वॉल्व है दैट इज सो सिंपल। तो अब बस इसमें ही एक दो बातें और सिंपल सी ध्यान में रखना कि अगर ये दोनों कर्व्स जब इंटरसेक्ट करते हैं, तो अगर मान लो कि ये दोनों कर्व्स अगर एक दूसरे को टच करते हो, सिंपली मान लो कि अगर ये दोनों कर्व्स कहीं एक दूसरे को टच करें, तो अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे तब क्या होगा, tan थीटा कितना आ जाएगा 0, तो m1 उस केस में बराबर आ जाएगा m2 के। तो कोई हमें बोले कि चेक करो कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे, तो अगर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे तो इन दोनों का जो टेंजेंट आएगा वो नोटिस करो कि वो सेम ही आएगा। तो उस केस में सिंपली हमें क्लैरिटी कि जो स्लोप आएगा दोनों टेंजेंट्स का वो सेम ही आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही जो जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करोगे वो अब ये सेकंड बात है, वो ये कि अगर ये दोनों कर्व्स मान लो कभी इंटरसेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो जब एंगल थीटा ये 90 डिग्रीज होगा तो हमें क्लियरिटी डायरेक्टली m1 m2 कितना होगा, -1। टेंजेंट्स दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो उसके इसमें m1 m2 होगा -1। तो
अगर इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्रीज पे तो हम लोग कहते हैं कि वो दोनों कर्व्स एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हैं, मतलब वो दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली। तो जो ज़्यादा क्वेश्चंस फेस करोगे वो एक्चुअली इस बात के ऊपर होंगे, पर हमें ये पूरी तरह क्लैरिटी में ये थ्योरी आती है और बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में, सिंपली हमें सवाल आने वाला है, हम सबसे पहले उन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें भी एक बात और समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में वो हमें कई बार ब्लॉक ऐसे करते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें नहीं मिलना होता, याद रखना ये बात। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे के होते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में नहीं आना होता, पर एक बच्चा बिल्कुल ब्लॉक होता रह जाता है कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो मेरा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा। तो उन सवालों में हमेशा आगे प्रोसीड करा करो, dy/dx निकाल के देखा करो कि क्या हमें आंसर निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की नीड भी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में उसकी नीड ही नहीं होगी, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बात याद रखना, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन स्टॉप दैट स्टेप, उसके आगे वाला प्रोसेस करो, dy/dx बनाओ दोनों कर्व्स का और फिर देखो कि क्या डायरेक्टली कुछ तो नहीं ऑब्टेन हो रहा। तो ये भी बहुत काम की बात है, कैसे यूज़ होगी वो अभी नोटिस करेंगे। तो चलो इसको नोट करो, इसको पॉज करके इसको नोटिस करो कि क्या सुना, और बिल्कुल पहला क्वेश्चन भी अपने आप ही करो, अभी ये करो सॉल्व। अब देखो बिल्कुल सिंपल सा फोकस था, हमें किसी ने दिया कि ये कोई दो कर्व्स हैं, इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो अब हमें सबसे पहले ये क्लैरिटी है कि हमने करना ये होता है, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, हमने करना ये होता है कि हमें पहले वो पॉइंट चाहिए जिस पे कि ये दोनों कर्व्स मिलते हैं। उसका रीज़न है कि जब हमें वो पॉइंट पता होगा तो हम उस पॉइंट पे इन दोनों कर्व्स का dy/dx फाइंड करके m1 m2 फाइंड करेंगे। हमारा टारगेट क्या है, m1 m2 निकालना। तो वो निकालने से पहले हमें पॉइंट चाहिए इन जनरल। तो अब वो हमने अलग बात है कि सुना कि क्या पता पॉइंट निकालने में हमें प्रॉब्लम आए, तो प्रॉब्लम आएगी तो वो अलग से देखेंगे। पर अभी इस क्वेश्चन में इट वॉज वेरी सिंपल, एक्स वाई हमें गिवन है कि 6 है, चाहे यहीं डाल दो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स आ जाता 2, उसको दूसरे वाले में डाला, वाई आ गया 3। तो सिंपली हमने इसको सॉल्व करा, एक्स आ गया 2, वाई आ गया 3। तो हमें इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का dy/dx इंडिविजुअली फाइंड करना था। पहले वाले का dy/dx फाइंड करा, उसका स्लोप आ रहा था उस पॉइंट के ऊपर -3/2, 2,3 हमने फिल करा। ऐसे ही हमने दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करा, उसमें पॉइंट फिल करा, तो उसका dy/dx आ रहा है -3। तो एक कर्व का स्लोप उस पॉइंट पे टेंजेंट का -3/2, दूसरे का -3। अब हमने क्या करना है, सिंपली अपना नोन फॉर्मूला m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉडुलस। सिंपली हमारी टर्म क्या बन गई, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। हमारा आंसर कितना बना, tan थीटा 3/11। तो एंगल थीटा का कितना बन गया, tan इनवर्स 3/11। तो इतना सिंपल टास्क है, बस हमें राइट तरीके से मूव करने की समझ चाहिए। तो चलो अभी पहले शुरू में बिल्कुल इसी बात को अप्लाई करते हैं इन सम मोर क्वेश्चंस। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट सोचो, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। अब हमें किसी ने दो कर्व्स दिए, y² = 4x और x² = 4y। तो अब सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा कि पहले वो पॉइंट पता करो जिस पे दोनों कर्व्स मिलते हैं। तो हमने सिंपली इन दोनों को सॉल्व करना था। मान लो y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ डाल दी, या फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाली, x²/4 यहाँ डाल दी। किसी भी एक तरफ हमने एक कर्व की वैल्यू निकाली और दूसरे में डाल दी। तो वहाँ से y हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व करने पे आ गया 0 और 4। जब y को 0 डाला तो x 0 आ रहा है, जब x को y को हमने 4 डाला तो x भी 4 आ रहा है। तो इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो बने, 0,0 और 4,4। अब देखो ये अलग बात है कि हमें ये कर्व्स पता थे, y² = 4x पैराबोला, x² = 4y ये वाला पैराबोला। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं 0,0 और 4,4। बड़े काम की बात है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। अब हमें सिंपली हमने क्या करना होता है कि सिंपली इन दोनों का dy/dx फाइंड करा। पहले का dy/dx कितना आ गया, 2/y, दूसरे का dy/dx आ गया x/2। अब हमने 0,0 पे जब पॉइंट फिल करा, वैसे अब इसमें एक बात बहुत क्लियरली नोटिस करना कि इस वाले कर्व का 0,0 पे जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस। जो x² = 4y है उसका 0,0 पे जो टेंजेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, y एक्सिस। तो जब ये दोनों कर्व्स के स्लोप्स 0 और इन्फिनिटी होंगे तब m1 m2 = -1 करने के चक्कर में ना खराब होना। बिल्कुल ध्यान रखना कि उस केस में m1 m2 -1 वाली बात नहीं बनेगी। कब, जब एक का स्लोप इन्फिनिटी है। तो इस केस में 0,0 पॉइंट पे वी वर एबल टू नोटिस कि इसका स्लोप कितना है, इन्फिनिटी, हमें दिख भी रहा था वो तो, और दूसरे वाले का कर्व का स्लोप कितना है, 0।
तो सिंपली इस पॉइंट पे 0,0 पे जब ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे दोनों का जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 90 डिग्रीज। तो हमें दिखता है कि इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल है, इसका टेंजेंट इस पॉइंट पे वर्टिकल है। तो एक पॉइंट तो सिंपली कितना आ गया इन दोनों के बीच में एंगल, दैट इज 90 डिग्रीज, राइट एंगल आ गया। दूसरे पॉइंट पे हमने निकाल लिया, दूसरे पॉइंट 4,4 पे हमने m1 फाइंड करा, दैट वाज 1/2, m2 फाइंड करा, दैट वाज 2। तो अब सिंपली हमने अप्लाई करा फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सिंपली दूसरा एंगल कितना बना, tan इनवर्स 3/4, और एक एंगल कितना बना था 90 डिग्रीज। तो हमने नोटिस करा कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स के ऊपर, जिनमें से एक पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 90 डिग्रीज, दूसरे पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज tan इनवर्स 3/4। तो बहुत सिंपल काम है, बस इसको बिल्कुल राइट तरीके से पकड़ो, फिर इसके क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। बस एक आधी बातें वो बीच बीच में हमें ब्लॉक करेंगे, तो वी वुड बी एबल टू हैंडल ऑल दैट स्टोरी ऑल्सो वेरी सिंपली। पर इसको राइट तरीके से हैंडल करना शुरू करो। अब ऐसे ही फटाफट ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। सिंपल सी लैंग्वेज थी, हमें कहा कि शो करो कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले वो पॉइंट पता करेंगे जहाँ पे दोनों कर्व्स मिलते हैं। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया, एक्स वाई हमें गिवन था कि a² है, x² प्लस y² 2a² था। वैल्यू फिल करी, x आ गया हमारे पास प्लस माइनस a, हमने इसको y में फिल करा, सिंपली दूसरा पॉइंट आ गया माइनस a, तो a कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है a, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है माइनस a। वैसे अब देखो अलग बात है, अगर पता हो तो ये इक्वेशन क्या थी सर्कल, और ये xy इक्वल टू a² क्या था हाइपरबोला। तो हमें ये पता है वैसे कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो इस केस में दो बने। तो अगर कर्व टच कर रहे हैं तो हमें क्लैरिटी है कि कुछ टच करने जैसी सिचुएशन होगी, जैसा यहाँ पे होगा वैसे यहाँ पे होगा। पर चलो करते हैं सॉल्व। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि इस पॉइंट a, के ऊपर हमें पहले वाले कर्व का भी m1 फाइंड करना चाहिए स्लोप, और इसी पॉइंट के ऊपर दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके उसका भी स्लोप फाइंड करना है। कहा गया कि टच करता है तो दोनों का स्लोप्स कैसे आएंगे, सेम। हमने पहले वाले को डिफरेंशिएट करा, उसमें a, फिल करा, तो m1 याद रखना कि उस पॉइंट पे आने वाला टेंजेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस में दिखेगा। m1 क्या है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो वो पहले वाले के लिए कितना आ गया -1, बिल्कुल सिंपली हमने दूसरे में वैल्यू फिल करी, वो भी आ गया -1। तो इसका मतलब उस पॉइंट P के ऊपर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो स्लोप का जवाब उस पॉइंट पे आया वो सेम आया। एग्जैक्टली यही काम हमने करा Q के ऊपर, तो उसका भी जो आंसर आया दैट इज एग्जैक्टली द सेम। तो जैसा P पे आंसर आया वैसा ही Q के ऊपर। अब ऐसे ही एग्जीक्यूट करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कहा गया इन दोनों कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो क्या करेंगे, पहले पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सिंपली दोनों को हमने सबट्रैक्ट कर लिया तो y मिल गया, और y की वैल्यू डालते ही हमें x मिल गया। तो इस केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने वो क्या क्या बन गए, 2 1 2 -1 -2 1 और -2 -1। अब सिंपली क्या करो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करा, दोनों का dy/dx फाइंड करा, और सिंपली बारी बारी अब dy/dx ये कितना बन गया -x/4y, इधर से कितना बन गया x/2y। अब पहले पॉइंट 2,1 पे हमने इन दोनों का सिंपली m1 m2 फाइंड करा, एक का आ गया -1/2, एक का आ गया 1। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना tan इनवर्स 3। पर एक्चुअली ये कर्व्स क्योंकि सिमेट्रिकल थे तो हमें क्लैरिटी है कि बाकियों पे भी जो आंसर बनेगा दैट इज एग्जैक्टली द सेम, tan इनवर्स 3 बनेगा। तो हर पॉइंट पे हमें निकाल के दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम यहाँ पे सिमेट्री वाली बात अगर शो कर दें तो सब पे आंसर कैसा आना था, सेम। पर चलो एग्जैक्टली प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो एक मेथड तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमें गिवन था दो कर्व्स ही अगर इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली तो प्रूव करो कि k² बराबर है 512 के। तो एक लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा क्या बनता कि हम लोग क्या करें कि सबसे पहले वो पॉइंट फाइंड कर लें, जो कि इस केस में ऑब्वियसली आता है इन टर्म्स ऑफ k। तो दैट वाज परफेक्टली ओके, हमने सिंपली पॉइंट फाइंड कर लिया। तो सिंपली क्या करा, मान लो x की वैल्यू यहाँ से निकाली, y²/4 यहाँ डाल दी, वो डालते ही y³ आ गया k, वहाँ से y आ गया k⁻⁴ 1/3। इसको फिल करा तो x आ गया k⁻2/3/4, और कोई ट्रबल नहीं। x और y आ गया, मतलब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल लिया। अब क्या करें कि सिंपली उस पॉइंट पे दोनों कर्व्स का dy/dx फाइंड करें। तो हमने दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करा, पहले वाले का dy/dx कितना बना 2/y। तो उस पॉइंट पे dy/dx का आंसर हमने निकालना था, वो आ गया 2 टाइम्स 2/k⁻1/3। दूसरे वाले का dy/dx -y/x, वैल्यू फिल करी, सिंपली वो आ गया -4/k⁻1/3।
दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या करना था, -1। क्यों, हमें गिवन था कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। m1 m2 -1 करा, वहाँ से k की पावर 2/3 आ गया 8, क्यूबिंग करी, k क्यूब आ गया 512, 512, जो हमने प्रूव करना था। तो एक लॉजिक तो इस क्वेश्चन को डील करने का ऐसे हो सकता था, बिल्कुल ठीक है। पर इन्हीं क्वेश्चंस में अब एक बात का और ध्यान रखना। देखो अभी हमने क्या करा, अपनी बिल्कुल सिंपल डायरेक्शन पकड़ी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, उसके बाद फिर वहाँ से आगे वैल्यू ऑब्टेन करी, बिल्कुल ठीक है। पर इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि ये लॉजिक हमेशा प्रिवेल करता है कि अगर मान लो कि मैं क्या करूँ कि वो जो पॉइंट है जो हमने पीछे इन टर्म्स ऑफ k निकाला, मान लो वो पॉइंट मैं ना निकालूँ, क्या करूं कि पहले dy/dx फाइंड कर लूं। देखो इसका dy/dx कितना बना, 2/y, इसका dy/dx क्या बना, -y/x। जिस पॉइंट पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे x और y सेम होगा दोनों का ऑब्वियसली, और दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, तो पहले वाले का dy/dx मतलब 2/y1 इंटू दूसरे वाले का dy/dx -y1/x1 मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए -1। उससे क्या हुआ कि ये y और y कैंसिल हो गए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x1 क्या आ गया 2। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ तो अब हमारी मेहनत थोड़ी कम हो गई, पर एक्चुअली काम की बात क्या है कि कई क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे हो ही जाते हैं। तो अब मुझे केवल इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस कर्व का x कोऑर्डिनेट मैं जानता था कि ये है, तो k/2 की पावर 2/3, k की पावर 2/3/4, मैं डायरेक्टली कह सकता था कि ये बराबर है 2k। वहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई करके हम सेम बात पे ही आ गए। देखो अभी इस क्वेश्चन में हमें उतनी ट्रबल नहीं आई, कई क्वेश्चंस में बहुत ट्रबल आती है पॉइंट को ऑब्टेन करने में, और कई बार नोटिस हम लोग जब उसके बाद क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे तो रियलाइज होगा कि पॉइंट निकालने की कई बार ज़रूरत भी नहीं होती। देखो माय फोकस वाज दिस कि मैंने पहले इसका m1 बनाया, m2 बनाया, और m1 m2 को -1 करके देखा कि मुझे चाहिए क्या पता पॉइंट चाहिए ना होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम आज वाली क्लास में भी इसी बात को यूज़ करते क्वेश्चंस करेंगे। पर चलो एग्जैक्टली अब इस बात का यूज़ करते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम बात के ऊपर बेस्ड था। अगर हम क्या करते कि मान लो इस केस में भी पॉइंट फाइंड करना ईजी था, तो अगर हमने पॉइंट भी फाइंड करा परफेक्टली ओके, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, पर बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह भी हम सोच सकते थे, उसको भी करते हैं डिस्कस। अब सिंपली हमने पहले वाले का dy/dx फाइंड करा, वो आया 1/y, दूसरे वाले का dy/dx फाइंड करा, वो आ गया -y/x, सिंपली वो -y/x बन जाता। तो अब अगर मान लो हम क्या करें, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते, तो क्या मिल जाता, -1/x इज इक्वल टू -1, और वहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती। तो अगर हम सिंपली उसके बाद x कोऑर्डिनेट फाइंड करके 1 करते हैं तो भी इट वाज परफेक्टली ओके। पर चलो हमने m1 फाइंड करा, m2 फाइंड करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सेम बात को ही बस हमने सही तरीके से यूज़ करना था। अब इसी लॉजिक को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वो क्वेश्चन है जिसको करते टाइम अब हम लोग शायद ब्लॉक हुए होंगे इसको बनाने में। क्यों ब्लॉक हुए होंगे? क्योंकि सबसे पहले अब हमारा फोकस क्या बना, क्योंकि हमारे माइंड में इन जनरल याद रखना, सारे बच्चे जो इस टॉपिक में गड़बड़ करते हैं वो एग्जैक्टली ये है, उनको लगता है कि सबसे पहले पॉइंट निकालो। तो अब जब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो इस बात को नोटिस करना, जब भी कभी ऐसे ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन आए नया, तो याद रखना कि मेरा पहला फोकस पॉइंट निकालना नहीं होगा, पहला फोकस होगा कि जो प्रूव करना है वो बनाने के लिए हमें चाहिए क्या। अब देखो इस बात को नोटिस करना, हमें दिया गया कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, तो हमें क्या करना चाहिए था, सिंपली दोनों का dy/dx फाइंड करा, जो कि सिंपल था। dy/dx बनाया, इसका आ गया -ax/by, और दूसरे का dy/dx बन गया -a-x/b'y। अब हमें गिवन है कि ये दोनों कर्व्स उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, मतलब m1 m2 कितना बनेगा, -1। तो सिंपली हमने m1 m2 को -1 करा, m1 m2 को दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 करा, तो हमें ये मिल गया। हमें क्या मिल गया कि सिंपली माइनस माइनस कैंसिल, हमें मिल गया कि a/b इंटू x1² ये बराबर है 1 के, हमें ये मिल गया। अब है हमारे काम की बात, इस क्वेश्चन में ये बनाने के बाद हमने रियलाइज़ करा कि इस क्वेश्चन में जो हमें चाहिए, अभी देखो इन जनरल बच्चे गलती क्या करते, वो इसके बाद यहाँ पे x1 और y1 निकालने लग जाते। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में हमेशा ये बात याद रखना, अगर इस तरह का कोई नया क्वेश्चन भी अगर IIT में आएगा तो वो एग्जैक्टली ऐसे फंसाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारी नीड x1 और y1 नहीं है, हमारी नीड क्या है, x1/y1।
तो मेरा फोकस होना चाहिए कि जो गिवन डेटा है, जो शुरू में जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हम इस केस में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मिल जाए? तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो कि दोनों तरफ उस तरफ नोटिस करना बहुत काम की बात है, जो राइट हैंड साइड में दोनों में 1 है। तो अगर मैं सिंपली पहली इक्वेशन को दूसरी के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करा दूँ, अगर मैं पहली इक्वेशन को अगर दूसरी इक्वेशन के साथ अगर सब्ट्रैक्ट करा दूँ, तो मुझे दिखता है कि जो 1 और 1 था वो कैंसिल हो जाता, सिंपली आ जाता a माइनस ए डैश इंटू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस बी डैश इंटू y1 स्क्वायर। वहाँ से एक स्टेप में हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर डेवलप हो गया। x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर सिंपली हमारे पास कितना आ गया, माइनस ऑफ b माइनस बी डैश अपॉन a माइनस ए डैश। बस ये यहाँ पे लिख दो, बस ये यहाँ पे लिख दो। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ पे माइनस भी आएगा, ये माइनस और ये माइनस मिला के प्लस हो गए तो एक माइनस बचा, ये बनी हमारी टर्म। अब हमने करना क्या, बस x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर की वैल्यू डालनी थी, वो सिंपली आ गई माइनस ऑफ b माइनस बी डैश, यहाँ पे a माइनस ए डैश। लिखते ही ये एग्जैक्टली वही टर्म बन गई जो हमें कहा था कि प्रूव करो। तो ये है मेन फोकस। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बात समझी कि ज़रूरी नहीं कि पॉइंट निकालना हो, पहले बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाया करो कि हमने करना क्या है। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस में जैसे वो ब्लॉक करते हैं एग्जामिनर, दिस इज एग्जैक्टली द लोकेशन। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सॉर्ट ऑफ रिपीटिशन है, इसी तरह का अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप बिल्कुल राइट सॉल्व कर दो। अब एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन की तरह सोचो कि अगर हमें यहाँ पे पॉइंट फाइंड करना पड़ जाता तो वो कितनी बड़ी स्ट्रगल थी। हमें इक्वेशंस देख के दिख रहा है कि जो पॉइंट निकालना था, इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना वाज अ स्ट्रगल। कैसे पता चला? सिंपली इक्वेशन के फॉर्मेट को देख के कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता। तो हम बार बार सुनते हैं कि अपने माइंड को उस तरफ जाने से रोकना है जिस तरफ हमें दिखता है कि जो प्रोसेस है दैट कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं भेजना होता। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिंपली पहले दोनों का डी बाई डी एक्स फाइंड करा। तो सिंपली दोनों का डी बाई डी एक्स फाइंड करा, ये बन गया माइनस एक्स बाय वाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा 1। ऐसे ही दूसरे का ये। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कि हमें चाहिए क्या। जब हमने इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करा तो हमें क्लियर है कि m1 m2 को इक्वल टू -1 करके हमें ये मिल गया। तो अब m1 m2 जब ये मिला तो हमें दिखा कि m1 m2 को फिल करने के लिए हमें फिर से x स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर चाहिए। और इस क्वेश्चन में भी शुरू में इस तरफ हमने नोटिस करा कि दोनों तरफ 1 था। देखो ये भी बहुत काम की बात है। एग्जामिनर IIT में स्कूल के लेवल पे शायद वो हमें इस बात पे कभी ना ब्लॉक करें, लेकिन IIT में अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो हमें क्लिक करना चाहिए था कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म्स अगर अलग अलग हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे कांस्टेंट बचेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले हमें उन दोनों कांस्टेंट्स को सेम करना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में पहले से ही दोनों 1 1 थे, तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दिखा कि सब्ट्रैक्ट करते क्या हो जाता, सिंपली जीरो उस तरफ बन गया, वहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर वाली एक्सप्रेशन डेवलप हो गई जो कि हमें चाहिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 कैंसिल हो गए। सिंपली अब हमने उसकी वैल्यू फिल करी, तो उसके बाद हमें ट्रबल नहीं आई। सिंपली उसकी वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल करी, करते ही आंसर कितना आ गया, -1। तो इस क्वेश्चन में जो मेन स्ट्रगल थी वो एग्जैक्टली सेम थी कि अगर एक बच्चा इस क्वेश्चन में भी ट्रैप हो जाता है एग्जामिनर के ट्रैप में कि वो पॉइंट फाइंड करने लग जाता, अगर वो पॉइंट फाइंड करने की तरफ जाता तो हमें दिखता था कि वो कैसे ब्लॉक हो जाता। तो इस बात को ध्यान में रखना, इन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली इस बात को ध्यान में रखना। अब बुक्स में इसी की वेरिएशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, पर वो सब सेम है, सब में सोचना एग्जैक्टली ऐसे है, इसको पूरी तरह ध्यान में रखना। अब आज वाली क्लास में हमने बहुत सिंपल सा आर्टिकल करा, तो उसमें जो पॉइंट मेन नोटिस करने वाला था उसको ध्यान में रखना है। बहुत ईजी पॉइंट, पर उस पर क्वेश्चन अगर आते हैं तो लोग ब्लॉक क्यों होते हैं, क्योंकि वो पॉइंट फाइंड करने के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमेशा हमारा रूट क्या होगा कि पहले डी बाई डी एक्स वाली टर्म्स को क्रिएट करो और फिर उनसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि हमें चाहिए क्या, पॉइंट का क्या फॉर्मेट चाहिए, जो कि हमने लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस में फेस भी करा। तो चलो, जो आज भी क्वेश्चंस करे ये बिल्कुल क्लैरिटी में ध्यान में रखना। एटलीस्ट बोर्ड्स के लिए तो बस हमें यही वैरायटी चाहिए। जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर इसके आगे की बहुत सारी बातें सुनेंगे। तो अब आज वाली क्लास तक हमने रेगुलर सिलेबस का कंप्लीट टास्क पूरी तरह हैंडल करा है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड शुरू है पूरी तरह इस टॉपिक में जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वो नोटिस करेंगे।